मॉडर्न हिस्ट्री में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड खिलाफत आंदोलन के 2 पार्ट डिस्कस कर लिए हैं। पहले पार्ट में हमने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बैकग्राउंड के बारे में पढ़ा था, उसके कॉजेस के बारे में पढ़ा था, और दूसरे पार्ट में हम लोगों ने बेसिकली ये देखा था कि कांग्रेस का क्या स्टैंड रहा था उसके ऊपर, ठीक है, और किस तरीके से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च होता है स्टेप बाय स्टेप, एक क्रोनोलॉजी देखी थी। तो इन दोनों वीडियोस को आप जरूर जाके देखें। और हम लोग इस वीडियो में पार्ट 3 को डिस्कस करने वाले हैं बेसिकली, और इस पार्ट 3 में भी लोगों का कैसा रिस्पॉन्स रहता है इसको लेकर के वो मेन हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो पीपल का रिस्पॉन्स कैसा रहता है, तो लोगों का रिस्पॉन्स अलग अलग सेक्शन का अलग अलग तरीके से होता है, वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं मिडिल क्लास का रिस्पॉन्स कैसा रहता है। मिडिल क्लास शुरुआत में जो है उसका पार्टिसिपेशन मिडिल क्लास का ज्यादा होता है, लेकिन लेटर यानी कि बाद में वो थोड़ा धीमा हो जाता है उनका पार्टिसिपेशन, और उनका पार्टिसिपेशन लेस इंटेंस हो जाता है, यानी कि जिस तरीके से पहले वो पार्टिसिपेट कर रहे थे उस तरीके से अब नहीं कर रहे थे। एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखें मिडिल क्लास के पार्टिसिपेशन को, तो हम देखेंगे गांधी जी ने बोला था कि गवर्नमेंट सर्विस को बायकॉट कर दिया जाए, बायकॉट ऑफ गवर्नमेंट सर्विस, ठीक है। टाइटल जो अंग्रेजों ने दिए हैं उनको सरेंडर कर दिया जाए, और इन दोनों ही चीजों को सीरियसली नहीं लिया गया, ठीक है, मिडिल क्लास के थ्रू। फिर क्या हुआ, गांधी जी ने बोला था कि जो है ये गवर्नमेंट सर्विस और सरेंडर ऑफ टाइटल और ये नॉन कोऑपरेशन का जो कॉल था गांधी जी का, ये एलिट क्लास तक यानी कि ऐसे क्लास तक जिनके पास पावर पैसा दोनों है उन्हीं तक सीमित रह गया। कहाँ कुछ ऐसी जगहें हैं जहां पर ऐसा सीमित रह गया, और वो था कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास, यानी कि कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में हमें मिडिल क्लास का ज्यादा पार्टिसिपेशन देखने नहीं मिलेगा, एलिट क्लास का पार्टिसिपेशन ज्यादा वहां देखने मिलेगा, ठीक है। उसके बाद ये मिडिल क्लास में भी कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने मूवमेंट को सपोर्ट किया, एक्टिवली सपोर्ट किया, एज ए लीडर सपोर्ट किया, और अलग अलग प्लेसेस से सपोर्ट किया, जैसे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जो कि गुजरात से थे, राजेंद्र प्रसाद जो कि बिहार के थे, ठीक है, इन्होंने मूवमेंट को सपोर्ट किया। तो ये जो बिजनेस क्लास था जो कि हमारा अलग सेक्शन आता है पीपल का, जिन्होंने नॉन कोऑपरेशन में पार्टिसिपेट किया, बिजनेस क्लास में भी स्पेसिफिकली स्मॉल बिजनेस क्लास, इसने सपोर्ट किया था स्वदेशी मूवमेंट को। तो ये जो स्वदेशी मूवमेंट था इसकी वजह से स्मॉल बिजनेसमैन को हेल्प हो रही थी। कैसे हेल्प हो रही थी कि उनके सामान अब बिक पा रहे थे, क्योंकि अंग्रेजों को खरीद नहीं रहा था, उनके साथ नॉन कोऑपरेशन पे थे सब लोग, तो स्वदेशी मूवमेंट की वजह से स्मॉल बिजनेसमैन को सपोर्ट मिला, ठीक है। और फिर ये जो लार्ज बिजनेसमैन थे इनकी तरफ से थोड़ा सा कम सपोर्ट हमें देखने मिला, क्योंकि ये रिलक्टेंट थे बिकॉज ऑफ फियर ऑफ लेबर अनरेस्ट। उनको ऐसा लग रहा था कि जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट होगा तब जो मेरे लेबर हैं, जो बड़े बिजनेसमैन थे जिनके पास फैक्ट्रियां थी बड़ी बड़ी, उनको लग रहा था कि हमारे लेबर जो है स्ट्राइक पे आ सकते हैं या फिर ऐसा कुछ कर सकते हैं जिससे हमारे प्रोडक्शन में फर्क पड़े, और इसलिए जो लार्ज बिजनेसमैन की क्लास है इसने ज्यादा सपोर्ट नहीं दिखाया। फिर पीरेंट्स का सपोर्ट मैसिव था, सबसे ज्यादा सपोर्ट पीरेंट्स से इनको देखने मिलता है। इनके लिए जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था क्लास कॉन्फ्लिक्ट के साथ मिल गया, यानी कि जिस तरीके से लैंडलॉर्ड ट्रेडर्स और ये ऊपर अपर कास्ट के लोग जिस तरीके से एक्सप्लॉइट करते थे पीजेंट्स को, उस कास्ट कॉन्फ्लिक्ट को उन लोगों ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के साथ मिला दिया, यानी कि वो अपर कास्ट के लोगों के साथ कोऑपरेट करने से मना कर रहे थे, कौन, पीजेंट्स, ठीक है। फिर क्या होता है, इसी के एग्जाम्पल के रूप में बिहार में हम देखेंगे कि जो कॉन्फ्लिक्ट होता है वो क्लास के बीच में देखने मिलता है हमको। किन किन क्लास के बीच में, लोअर और अपर कास्ट के बीच में, फॉर सैक्रेड थ्रेड, यानी कि एक जनेव नाम की चीज होती है जो कि उस टाइम में माना आता था कि जो अपर कास्ट के लोग हैं ब्राह्मण्स वही पहन सकते हैं, ठीक है। उसको सैक्रेड थ्रेड के नाम से भी जाना जाता था, कोई धागा टाइप का होता है वो यहाँ से यहाँ पहना जाता है, जैसे कि मैंने भी पहना हुआ है क्योंकि हम भी ब्राह्मण हैं, ठीक है। तो बिहार में क्या हुआ था, ये जो लोअर कास्ट के लोग थे इन्होंने अपर कास्ट के खिलाफ प्रोटेस्ट किया कि ये चीज गलत है, हमें भी सैक्रेड थ्रेड यानी कि जनेऊ पहनने का राइट होना चाहिए, और इसलिए जो है लोअर कास्ट के लोगों ने अपर कास्ट के साथ जो है नॉन कोऑपरेशन शुरू कर दिया और एजिटेशन शुरू कर दिया। और इसी के साथ पीजेंट्स जो है दे टर्न्ड अगेंस्ट लैंडलॉर्ड्स, ट्रेडर्स एक्सेट्रा। जो अपर कास्ट के लैंडलॉर्ड थे, ट्रेडर थे, इनके अगेंस्ट जो है हमारे पीजेंट्स चले जाते हैं, ठीक है। तो ये मेनली 3 क्लास, मिडिल क्लास, बिजनेस क्लास और पीजेंट्स, इनका पार्टिसिपेशन बहुत बहुमूल्य है। उसके बाद वुमेन ने भी पार्टिसिपेट किया, उन्होंने पर्दा सिस्टम छोड़ दिया जो कि उस टाइम पे एक सोशल इविल हुआ करता था, ठीक है, और अपने ऑर्नामेंट यानी कि अपने गहने जो है तिलक के स्वराज फंड की तरफ दान में दे दिए, जिसकी वजह से हमने देखा है कि तिलक के स्वराज फंड में कितना ज्यादा पैसा आ जाता है, जो कि उस टाइम का 1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा हो जाता है,
ठीक है। फिर वुमेन ने फॉरेन क्लोथ और लिकर शॉप्स को पिकेट किया, यानी कि उसके आसपास घेराबंदी की ताकि उनका सामान ना बिक पाए। स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने वॉलंटियर की तरह काम किया, गवर्नमेंट स्कूल और कॉलेज छोड़ करके नेशनल स्कूल और कॉलेज में एडमिशन लिया ताकि वो नेशनलिस्ट मूवमेंट यानी कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को सपोर्ट कर सके। और इसी के साथ ये जो नेशनलिस्ट इंस्टीट्यूट थे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, इनके जो लीडर्स थे वो नेशनलिस्ट लीडर ही थे, जैसे कि सुभाष चंद्र बोस हो गए और भी खूब सारे लीडर, चाहे सरदार वल्लभ भाई पटेल हो या फिर कोई और हो। तो ये जो नेशनलिस्ट स्कूल जिनमें स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया उनको कुछ नाम थे जो कि हम पहले भी देख चुके हैं, हालांकि गौर बार देख लीजिए। तो उनमें से कोई नाम है काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ और जामिया मिलिया इस्लामिया। ये तीनों इनाम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर छठे पे एक और आता है जिसका नाम है हिंदू मुस्लिम यूनिटी फैक्टर। इस मूवमेंट में हमें देखने मिलेगा कि मुस्लिम्स ने बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया, क्योंकि हमें पता है खिलाफत आंदोलन में क्या हुआ था। खिलाफत आंदोलन ने हिंदू मुस्लिम के यूनिटी को सीमेंट करने का काम किया और एक ही नेशनलिस्ट मूवमेंट में मुस्लिम भी आ पाए। वो किसकी वजह से था? वो खिलाफत आंदोलन की वजह से था। तो ये जो है हिंदू मुस्लिम का यूनिटी फैक्टर भी एक काफी अच्छा जो है इसमें काम करता है पार्टिसिपेट करने में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में। उसी के साथ जब ये सब लोगों का रिस्पॉन्स था, फिर इसके प्रतिक्रिया में गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स था। जिस तरीके से लोग नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को कैरी ऑन कर रहे थे, तो गवर्नमेंट इसके बारे में क्या सोचती थी वो देख लेते हैं। तो हम जब देखेंगे तो हम पाएंगे कि गांधी जी और लॉर्ड रेडिंग कौन है? उस टाइम के जो वायसरॉय थे उनके बीच में काफी बातचीतें होती हैं और उसके बाद कोई सुलह और नहीं निकल पाता, यानी कि कोई एक कॉमन एग्रीमेंट दोनों के बीच में नहीं हो पाता। तो इसकी वजह से जो है वहां पे उस पॉइंट पे टॉक्स जो है, बातें जो है वो बंद हो जाती हैं। और उसके बाद क्या होता है कि जो रीडिंग है वो गांधी जी से पूछते हैं कि अली ब्रदर्स, जो कि उस टाइम पे मुस्लिम्स के लीडर हुआ करते थे, कौन कौन थे? शौकत अली और मोहम्मद अली। ये दोनों जो है अपने भाषण में थोड़ा सा भड़काऊपन रखते थे, ऐसा मानना था लॉर्ड रेडिंग का। और लॉर्ड रेडिंग ने कहा कि उनके भाषण में जो भी वायलेंट वाले शब्द होते थे, जो वायलेंस वाले शब्द हैं, उनसे बोलिए कि वो अपने वायलेंस वाले शब्द हटा दें, ठीक है। तो गांधी जी को ऐसा लगा कि ये जो लॉर्ड रेडिंग है ये कहीं ना कहीं मेरे बीच में, यानी कि गांधी के बीच में और अली ब्रदर्स के बीच में जो है एक दीवार पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो मुस्लिम्स को इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से निकाल सके। क्योंकि अगर गांधी जी मान लीजिए अली ब्रदर्स को बोलते कि आप इन वायलेंस के टर्म्स को हटा दीजिए, तो कहीं ना कहीं अली ब्रदर्स को लगता कि ये जो गांधी जी हैं ये अंग्रेजों के साथ मिल रहे हैं या फिर अपने मूवमेंट को धीमे धीमे विड्रॉ कर रहे हैं। तो अली ब्रदर्स गांधी जी का साथ या कांग्रेस के साथ छोड़ देते। तो उस केस में गांधी जी ने समझा कि ये एक टैक्टिक थी ताकि डिवाइड किया जा सके गांधी जी को फ्रॉम खिलाफत लीडर्स, और इसलिए गांधी जी ने मना कर दिया ऐसा करने से। और लॉर्ड रेडिंग जो है फिर गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे खूब तगड़ा रिप्रेशन करते हैं और एक्शन लिया जाता है। कुछ एक्शन ग्रुप में क्या लिया जाता है? वॉलंटियर कॉर्प्स जो कि स्टूडेंट्स ने एस्टेब्लिश की थी कंस्ट्रक्टिव काम करने के लिए, उसको इलीगल बता दिया जाता है। फिर पब्लिक मीटिंग्स जो राइट होते हैं किसी भी सिटीजन्स के पास की पब्लिक मीटिंग वो कर सकते हैं, उसे भी बैन कर दिया जाता है उस राइट को। और प्रेस को गैग कर दिया जाता है, यानी कि प्रेस जो है अब गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकती, कई प्रेस को बंद भी कर दिया गया। उसी के साथ जो लीडर्स थे, नेशनलिस्ट लीडर्स, एक्सेप्ट गांधी जी को छोड़ करके उनको अरेस्ट भी कर लिया जाता है ताकि मूवमेंट जो है एक तरीके से बंद हो जाए। तो ये सब जो था कि लोगों का कैसा रिस्पॉन्स था, गवर्नमेंट का कैसा रिस्पॉन्स था। उसके बाद हम ये देखेंगे कि किस तरीके से इस मूवमेंट का लास्ट फेज डेवलप होता है और गांधी जी फिर किस तरीके से इस मूवमेंट को विड्रॉ करते हैं, क्या कारण होते हैं, उनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। अब आगे ये जो मूवमेंट था नॉन कोऑपरेशन का, इसके लास्ट फेज के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो उसमें हम देखेंगे कि जो गांधी जी जो हैं ये प्रेशर में आ जाते हैं कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च किया जाए, सीडीएम को लॉन्च किया जाए। क्यों प्रेशर में आते हैं? इसकी एक बड़ी वजह यह है कि अभी हमने देखा इससे पहले कि गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स क्या होता है। गवर्नमेंट बुरी तरीके से सप्रेस करना चालू कर देती है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को। उसके जो नेशनलिस्ट लीडर हैं उनको अरेस्ट कर लिया जाता है, प्रेस पे बंदिशें लगा दी जाती हैं, पब्लिक मीटिंग से बंदिशें लगा दी जाती हैं और बहुत सख्त रवैया अपना लेती है गवर्नमेंट। तो ये गांधी जी के ऊपर प्रेशर आएगा कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चालू किया जाए। तो एक हम अहमदाबाद सेशन देखेंगे और इस अहमदाबाद सेशन में जो है 1921 में ये अहमदाबाद सेशन होता है। इसके प्रेसिडेंट वैसे तो कहने को सीआर दास थे, लेकिन ये जेल में थे। तो इसके लिए एक प्रेसिडेंट और नियुक्त किया जाता है जिसका नाम, जो एक्टिंग प्रेसिडेंट थे, इनका नाम याद रखिएगा, हाकिम अजमल खान, ठीक है। तो हाकिम अजमल खान जो है ये पूरी की पूरी अथॉरिटी इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के भविष्य को लेकर के गांधी जी को दे देते हैं।
ठीक है। तो अब कुल मिलाकर के गांधी जी ऑफिशियल लीडरशिप पा जाते हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की, ठीक है। इससे पहले कह चुके हैं कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है उसकी ऑफिशियल लीडरशिप गांधी जी के पास भी होती है, लेकिन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च करना है कि नहीं करना है, आगे क्या करना है, वो सब गांधी जी के हाथ में अब आ जाता है, ठीक है। फरवरी 1922 को फिर 1 फरवरी 1922 को गांधी जी अल्टीमेटम देते हैं लॉर्ड रेटिंग को, जो कि उस टाइम के वायसराय थे, कि एक तरीके से उनको धमकाते हैं कि हम जो है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चालू कर देंगे। कहां से? बरदौली, गुजरात से, अगर हमारी 2 डिमांड पूरी ना की गई, यानी कि जो पॉलिटिकल प्रिजनर हैं, यानी कि हमारे नेशनलिस्ट लीडर जिनको अरेस्ट किया गया है, जिनके ऊपर स्पेसिफिकली वायलेंस के आरोप नहीं है, उनको रिलीज किया जाए। उसी के साथ प्रेस कंट्रोल जो लगाए गए हैं, जो प्रेस के ऊपर बंदिशें लगाई गई हैं, उनको भी खत्म कर दिया जाए, ठीक है। फिर इसी के दौरान जब 1 फरवरी 1922 को अल्टीमेटम दे देते हैं, तो उसके बाद क्या होता है, इसी के 4 दिन बाद 5 फरवरी 1922 में हम लोग को चौरी चौरा हत्याकांड, जिसको हम लोग चौरी चौरा इंसिडेंट के नाम से भी जानते हैं, हमें ये इंसिडेंट देखने मिलता है। इस इंसिडेंट में 22 पुलिसमैन मार दिए जाते हैं, और इससे गांधी जी खुश नहीं रहते, मतलब इससे अनहैप्पी हो जाते हैं, और वो इस मूवमेंट को विड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि उनका मानना था कि लोग अभी भी नॉन वायलेंस की मीनिंग को असल में समझ नहीं पाए हैं। इस चौरी चौरा में हुआ क्या था कि कुछ लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे हाई प्राइसेस और लिकर शॉप्स के खिलाफ में। पुलिस वालों ने उनको जाने के लिए कहा, तो कोई गया नहीं, तो एक आदमी को गोली मार दी एक पुलिस वाले ने, और उसके बाद वो मारता ही चला गया लगातार जब तक वो लोग हटे नहीं। लेकिन फिर भी जब लोग नहीं हटे और उसकी गोलियां खत्म हो गई, तब जो रोष था वहां की पब्लिक में, जो कि प्रोटेस्ट करने आए थे पीसफुल तरीके से, उनके अंदर भड़क उठा, और उन लोगों ने 22 पुलिसमैन को पुलिस स्टेशन में आग लाके मार दिया, ठीक है। तो ये गांधी जी को पसंद नहीं आता है, और फिर कांग्रेस वर्किंग कमेटी बरदौली में मिलती है इस चीज को ऊपर लेकर के, और जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चालू होने वाला था उसे बंद कर दिया जाता है। स्टॉप सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, और कंस्ट्रक्टिव वर्क, यानी कि समाज में सुधार लाने के लिए काम पे जोर दिया जाता है, ठीक है। और फिर इसी से इस स्टेप से गांधी जी के जो उन्होंने विड्रॉ कर लिया नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, इससे सीआर दास यानी कि चित्तरंजन दास, मोतीलाल और जवाहरलाल नेहरू, और साथ ही साथ सुभाष चंद्र बोस, ये लोग काफी कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऐसा क्यों किया गांधी जी ने, विड्रॉ नहीं करना चाहिए था, अगर थोड़ा और लंबा चलता तो नॉन कोऑपरेशन से हमको सक्सेस भी मिल सकती थी, ठीक है। फिर ये तो हो गया 5 फरवरी को लेकर के। फिर उसी के 1 महीने बाद मार्च 1922 में गांधी जी को अरेस्ट कर लिया जाता है 6 साल के लिए, ठीक है। तो ये सब था इसमें। फिर गांधी जी ने इस मूवमेंट को विड्रॉ क्यों किया, ये हमारे लिए समझना ज्यादा जरूरी है। तो इसके मुख्य तौर पर जिसका एक ही रीजन था, चौरी चौरा हत्याकांड, जिसमें गांधी जी को लगा कि अभी भी लोग जो है नॉन वायलेंस के मतलब को समझ नहीं पाए हैं, और जब भी कोई वायलेंस हो जाता है किसी भी मूवमेंट में, तो उसको गवर्नमेंट आराम से सप्रेस कर सकती है, बाय फोर्स, बाय मिलिट्री, बाय वेपन, बाय आर्म्स, जो भी कहें आप, उससे वो सप्रेस कर सकती है। वहीं सारे मूवमेंट्स हैं, तो कुछ प्राइमरी मूवमेंट्स वहीं सब हैं कि पीपल डिड नॉट अंडरस्टैंड नॉन वायलेंस की मीनिंग लोग अभी भी समझ नहीं पाए थे, ऐसा गांधी जी का मानना था, ठीक है। फिर एक वायलेंट मूवमेंट को आसानी से सप्रेस किया जा सकता था, कुड बी सप्रेस्ड इजीली। उसी के साथ एक मूवमेंट को सस्टेन कर पाना एक हाई पिच पे बहुत लंबे समय के लिए वो पॉसिबल नहीं होता, नॉट पॉसिबल टू सस्टेन अ मूवमेंट एट अ हाई पिच। ऐसा इसलिए है क्योंकि कोई भी मूवमेंट आप कब तक एक हाई पिच पे सस्टेन कर पाओगे। आप खुद सोचिए, एक मूवमेंट आप चला रहे हो, उसमें एनर्जी आती है, उसमें आपको अपनी जॉब से छोड़ना पड़ेगा, बॉयकॉट वाले मूवमेंट चला रहे हो, तो जो लोग गवर्नमेंट सर्विस बैकआउट करके आए हैं, स्कूल बैकआउट करके आए हैं, उनको अपनी रोजी रोटी खाने के लिए भी कुछ चाहिए। तो ऐसे मूवमेंट को हाई पिच पे यानी कि एकदम प्रचंड तरीके से और बहुत लंबे समय के लिए, तो 1-2 साल 3-4 साल चलाने के लिए ये पॉसिबल उतना जल्दी नहीं हो पाता। तो ये जो है गांधी जी का मानना था, ठीक है। और इसकी वजह से उन्होंने विड्रॉ किया, और गवर्नमेंट जो थी, जैसे कि लॉर्ड रेडिंग हमने देखा कि उनके साथ जो सहमति बन नहीं रही थी गांधी जी किसी भी पॉइंट पे, तो गवर्नमेंट वॉज इन नो मूड फॉर निगोशिएशन। गवर्नमेंट किसी भी तरीके का समझौता करने के लिए तैयार नहीं थी, और इसलिए गांधी जी को भी ये मूवमेंट विड्रॉ करना पड़ा, ये भी एक कारण था। फिर खिलाफत इशू जो था, जो कि मुस्लिम्स के लिए इम्पोर्टेंट था, वो भी बाद में डिसिपेट कर जाता है, वो भी खत्म हो जाता है। क्यों खत्म हो जाता है? क्योंकि वहां पे टर्की में, जहां पे ये मसला था खिलाफत का, वहां पर एक लीडर थे जिनका नाम था मुस्तफा कमल पाशा। मुस्तफा कमल पाशा के अंडर जो आम जनता है टर्की को मिल जाती है और खलीफा की पोस्ट को ओवरथ्रो कर देती है, यानी कि खत्म कर देती है। तो खलीफा का जो एक तरीके से जो रिलीजियस हेड का ओहदा था वो खत्म हो जाता है, और 1924 में खलीफा की जो पोस्ट है उसको अबॉलिश कर दिया जाता है। और यहाँ पे टर्की में जो है यूरोपियन स्टाइल का एजुकेशन और सिस्टम मॉडर्नाइजेशन ये सब आने लग जाता है। तो कुल मिलाकर के खिलाफत इशू का कोई मतलब रह नहीं गया। तो मुस्लिम भी धीमे धीमे अपने आप को इस मूवमेंट से विड्रॉ कर रहे थे।
पार्टिसिपेंट्स कम होने लग गए। तो इन सभी कारणों को भी देखते हुए गांधी जी ने इस मूवमेंट को विड्रॉ कर लिया और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी चालू करने से थोड़ा सा हिचकिचा रहे थे। ठीक है, तो ये सब था हमारा नॉन कोऑपरेशन एंड खिलाफत आंदोलन के इस चैप्टर में। तो बेसिकली हमने 3 पार्ट में ही इस चैप्टर को खत्म कर दिया है। तो अगर आपको वीडियोस पसंद आती हैं तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इन वीडियोस को शेयर करें जिनको भी इन मॉडर्न हिस्ट्री के बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है इस मॉडर्न हिस्ट्री को। तो यही सब था इस वीडियो के लिए। अब अगली वीडियो में हम ये देखेंगे कि जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट खत्म हो जाता है तब किस टाइप का मूवमेंट, किस टाइप का एक रिस्पॉन्स रहता है नेशनलिस्ट लीडर का, जो कि हम अगले चैप्टर में देखेंगे, जिसमें स्वराजिस्ट का एरा, रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज का एरा और सोशलिस्ट आइडियाज कार्ल मार्क्स के वो सब जन्म लेते हैं। तो अगली वीडियो में हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।